प्यारे बच्चों, मजे में हो? अभी भी देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे पूरे लेक्चर नहीं देखते हैं। 5 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, छोड़ दिया। बहुत बहुत बुरी बात है। समझो, अपना काम परफेक्टली करो, तभी रिजल्ट आ सकता है, और वो भी अच्छा वाला। अभी 5 मिनट का लेक्चर देखा, क्या होगा क्या बताओ मुझे? कोई फायदा नहीं है। और ये याद रखना कि कभी भी बोर्ड का रिजल्ट 100% नहीं आता है। आप होनहार बच्चे हो, काम करते हो, तो फिर परफेक्टली किया कीजिए। कितनी मेहनत से ये लेक्चर बनता है, ऐसा नहीं है कि जैसे बना दिया वैसा। बहुत सारा टाइम जाता है इसके पीछे। तो थोड़ा बहुत आप भी केयर करिए अपने स्टडी के, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको फायदा है। और रिजल्ट हमेशा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, आप उसका पार्ट ना बनो, वो मैं चाहता हूं। ध्यान में रहे दिव्य स्तर की बात है ना बच्चों। एडिशनल एक्सरसाइज का नंबर 5.16 अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why does a paramagnetic sample display greater magnetization for the same magnetizing field when it's cold? मतलब अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की इफेक्ट ज्यादा मिलती है? रीजन बहुत बहुत सिंपल है कि सपोज मेरे पास ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अभी ये सब उसकी डाइपोल मोमेंट जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हुई है, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है। टेम्परेचर भी हायर है। If temperature is more, you know that 1/2 mv square is equal to 3/2 kBT. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ओरिएंटेशन भी ज्यादा। प्यारे बच्चों, अभी मैंने ये टेम्परेचर कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप जानते हो वैसा कि ये ओरिएंटेशन कम हो गया, रैंडमाइजेशन कम हो गया, तो अभी थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो सभी डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अपने आप अरेंज हो सकते हैं। So when we decrease the temperature or cool down this paramagnetic substance, then what happens? Its kinetic energy gets decreased, and due to that, all the dipoles gets orient themselves in one direction when we apply the magnetic field, or you can say that less magnetic field. So it performs well in the case of less magnetic field when its temperature is less. So this is the answer of the first question. Now, the second question. B. Why is diamagnetism is in contrast, almost independent of the temperature? सही बात है। अभी जो ऐसी डाइपोल मोमेंट थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होने लगी, बट इन द केस ऑफ diamagnetism, this dipole moment orient themselves in the opposite direction of the magnetic field, and due to that reason it is independent of the temperature. उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेम्परेचर ज्यादा रखो, टेम्परेचर कम रखो, क्योंकि उसको डायरेक्शन में सेट होना ही नहीं है, उसको तो अपोजिट डायरेक्शन में सेट होना है। अगर डायरेक्शन में सेट होना है तो वो टेम्परेचर कम करेगा, तो रैंडमाइजेशन कम होगा, तो जल्दी से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो, कम भी हो, मुझे तो यही डायरेक्शन में सेट होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। So what can we say? Here in the case of diamagnetism, the dipoles are orient themselves not in the direction of magnetic field, they are in the opposite direction of the magnetic field. So we can say that it is independent of the magnetic field, or you can say that temperature. Number 3, see. If a toroid use bismuth for its core, will the field in the core be slightly greater or slightly less than when the core is empty? अभी आपको डिसाइड करना है बच्चों कि बिस्मथ
कौन सा वाला है? कौन सा वाला मतलब डाया, पैरा या फेरो? फेरो तो है ही नहीं। अभी डिसाइड करना है डायमैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिज्म। अगर पैरामैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिखाएगा, अगर डायमैग्नेटिज्म है तो कम दिखाएगा। देख लो टेक्स्ट बुक के अंदर, बिस्मथ इज वन टाइप ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर टोरॉइड के अंदर ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है, ये वाला ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो जो स्ट्रेंथ होगी, अगर बिस्मथ अंदर डाल दिया तो ये बिस्मथ इसकी अपोजिट डायरेक्शन देगा बच्चों। So as the core is made up with the help of bismuth, then its magnetic field is little bit less with compared to the original one. उसकी ओरिजिनल फील्ड होगी ना, उससे ये कम देगा। क्यों? क्योंकि बिस्मथ जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए। नाउ सी से आगे डी। क्या पूछा है बच्चों डी के अंदर? इज द परमिएबिलिटी of the ferromagnetic material independent of the magnetic field? If not, it is more for lower or higher fields. समझाते? ओके, क्वेश्चन हमारा था कि फेरोमैग्नेटिक के लिए परमिएबिलिटी म्यू उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी? यस, ऑब्वियसली। एज यू सी द कर्व ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दैट मींस हिस्टेरेसिस लो, सी दिस इज B and this is H. Initially as H is increasing, B is also increasing. So मतलब H इंक्रीज होने से B इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब दिखाई देता है कि वो B के ऊपर डिपेंडेंट होगा ही होगा, है ना? So the value of mu, you can say the permeability is depending on the magnetic field in the case of ferromagnetic substance. Now, E में क्या पूछा है? Magnetic field lines are always nearly normal to the surface of the ferromagnet at every point. This fact is analogous to the static electric field lines being normal to the surface of the conductor at every point. Why? क्वेश्चन भी पूछा है, क्यों? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने कंडक्टर रखा था तो फील्ड लाइंस नॉर्मल थी, बताओ आपको, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लस टू माइनस। अगर मैंने इसके अंदर कंडक्टर रख दिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वैसा ही प्लस चार्ज ओपन हो जाएगा, सो फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। ऐसी परपेंडिकुलर होती है बच्चों ये फील्ड लाइंस, यहां से लाइक दिस। सेम केस इज पॉसिबल इन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। क्यों? तो ये अंदर क्या होता है, तो डाइपोल ओरिएंट होता है, और डाइपोल ओरिएंट होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डाइपोल सिर्फ ओरिएंट होता है, तो सभी जगह पर सेम डाइपोल अरेंजमेंट हो गया। तो यहां पर जैसा था, मतलब ये साइड में, वैसा ही यहां पर भी मिलेगा। सो इन दैट केस आल्सो दिस इज द चार्ज, दिस आर द चार्जेस। सो इन केस ऑफ magnetism, these are the dipoles. So dipole are in themselves in one direction, and that's why near to the at the end, or you can say that the cross section, all the dipoles are perpendicular to it. So therefore, the magnetic field lines are also normal at each and every point. The last point, that is F. क्या है बच्चों? देखो, would the maximum possible magnetization of paramagnetic sample be of the same order of magnitude as the magnetization of ferromagnet? पैरामैग्नेटिक के अंदर जितना मैग्नेटाइजेशन मिलेगा उतना ही मैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिज्म में मिल सकता है। सो योर आंसर इज यस। कंडीशन, दोनों के अंदर, फिर से दोनों के अंदर क्या सेम होना चाहिए बच्चों? तो दोनों के अंदर सेम होना चाहिए नंबर्स ऑफ एटम्स। फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, फेरा हो या पैरा, दोनों में अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में होनी है। सो इफ द नंबर्स ऑफ एटम्स आर सेम इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म and in the ferromagnetism, the complete magnetization or maximum magnetization is same in both the type of the substance. Right. Now, my dear bacha party, the next one 5.17. Answer the following question. Explain qualitatively on the basis of domain picture
the irreversibility in the magnetization curve of the ferromagnet. बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सपोज मेरे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, राइट, ये वाला, उसके अंदर डोमेन स्ट्रक्चर होता है, लास्ट टाइम भी बताया था जब थियरी कंप्लीट की थी हम लोगों ने, है ना, ऐसे डोमेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. The domain, this one, possesses the dipole moment maybe in this one. उसके पास वाले के पास ऐसा हो सकता है. ये सब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बच्चों. ना ये सब डाइपोल मोमेंट जो है यहां पर, अभी हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये वाला. तो धीरे धीरे ये सभी डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप में क्या करेगी, तो अपने आप में सभी डाइपोल्स ऐसे अरेंज कर लेंगे, लाइक दिस. अभी ऐसे अरेंज कर ली सभी डाइपोल्स ने, तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने जीरो कर लिया, ये वाला, ये कंडीशन में जीरो नहीं है बच्चों, ये कंडीशन में तो मैक्सिमम है. लेकिन अभी नेक्स्ट कंडीशन में मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो ये वाला स्टेज वापस नहीं आएगा. ओके, मैं इसको हटा देता हूं, राइट, नो मैग्नेटिक फील्ड, सो यू कैन से दैट B is equal to 0. नाउ अगेन B is equal to 0, तो पॉसिबिलिटी बच्चों ये भी हो सकती है कि हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए. सो दिस इज नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लगाया, फिर ये ऐसा नहीं है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट, उसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो वापस नहीं मिलती है, इसको ओरिएंट करना पड़ता है, तो टॉर्क लगता है. टॉर्क इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन. उसके लिए वर्क करना पड़ता है, और वर्क के लिए एनर्जी स्टोर होती है, और वो वापस नहीं मिलती है. सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज द irreversible process. The next one, B. The hysteresis loop of a soft iron piece has much smaller area than that of the carbon steel piece. If the material is to go through repeated cycles of magnetization, which piece will dissipate greater heat energy? Obviously, जिसका hysteresis loop ज्यादा मतलब चौड़ा होगा, like this. This is the hysteresis loop. You can say that the soft iron substance, like this. ये सॉफ्ट आयन के लिए. लेकिन अगर कार्बन की बात करें, तो कार्बन स्टील की बात करें, तो ये लूप शायद ऐसा भी हो सकता है, राइट. सो ये एरिया जो है वो क्या दे सकता है? दिस एरिया इज नथिंग बट गिविंग अस द डेसिपेटेड एनर्जी. तो यहां पर डेसिपेशन ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, बिकॉज जो कोई भी एनर्जी स्पेंड हो जाती है रोटेशन करवाने के लिए, वापस फिर रोटेशन सिखाया ना थियरी में, BH को, B एंड H को, तो ये अमाउंट देता है कितना एनर्जी एक साइकिल में डेसिपेट होता है. तो यहां पर कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा. इसीलिए कार्बन स्टील का जो मतलब मटेरियल होता है उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा डेसिपेट हो सकती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. सी, अच्छा वाला क्वेश्चन. सी, a system displaying hysteresis loop such as ferromagnet is a device for storing memory. Explain the meaning of this statement. अभी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, वो एनर्जी स्टोर करती है. उसके पहले का वर्जन था, अभी पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, उसके पहले का वर्जन था सीडी ड्राइव. वो सीडी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. उससे पहले का वर्जन था टेप रिकॉर्डर, देखा ना, कैसेट प्लेयर, जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ साउंड, राइट, वॉइस उसके अंदर स्टोर होता था, और कुछ पिक्चराइजेशन नहीं होता था. पिक्चराइजेशन VCD वीडियो कैसेट प्लेयर के अंदर होता था, इजंट इट. उसकी स्ट्रिप भी चौड़ी होती थी, सिंपल टेप रिकॉर्डर की स्ट्रिप पतली होती थी. तो वो सब क्या था? वो सब एक तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, उसके ऊपर बार बार एक के साथ एक ऐसी प्रोसेस की जाती है, राइट.
And due to that reason, what happened? This is the process, this amount of energy gets stored. This is the process, this amount of energy gets stored. तो ये सेक्टर्स बना के उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है, और दिस एनर्जी इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. So here the information is stored in the form of electricity and magnetism. You can say that especially in the form of magnetism. So here the statement, we can say that here a system displaying the hysteresis loop, such ferromagnet is devised for storing the memory. तो ये सब मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते. एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई. जब तक उसका उल्टा वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा उसके ऊपर, तब तक ये उसने मेमोरी बना ली. हमारे दिमाग में भी वैसा ही कुछ होता है. न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में. इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, तो वो न्यूरॉन्स को काम करना पड़ता है दिमाग के अंदर, और वो न्यूरॉन्स सब कुछ स्टोर करके रख सकता है. अदरवाइज एक बार सॉक लगा दिया, फिनिश, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है. सही है. देखो डी है हमारे पास. व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोटिंग अ मैग्नेटिक टेप इन अ कैसेट प्लेयर? आया. और बिल्डिंग मेमोरी स्टोर्स इन अ मॉडर्न कंप्यूटर्स. नाम क्या है वो मैं बताऊं. सी हो गया, डी करते हैं. फेरेक्स. This is one type of material. This is the oxide of ceramic with the iron. Ceramic के साथ में आयन के साथ में एक ऑक्साइड का नाम है. बेसिकली वो मैग्नेटिकली देखा जाए तो वो फेरोमैग्नेटिक बनता है, और इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो इंसुलेटर है. इसीलिए बेसिकली ये वो यहां पर यूज होता है. ये फेरोमैग्नेटिक है, डोमेन स्ट्रक्चर होगा. इलेक्ट्रिकली वो कैसा है? फिर से इलेक्ट्रिकली कैसा है? इंसुलेटर. तो आप उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट हो सकती है. सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल गेट्स यूज्ड इन द कोटिंग. राइट. नेक्स्ट वन. A certain region of a space is to be shielded from the magnetic field. Suggest some method. थोड़ी बहुत मेथड बतानी है. ठीक है. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखा था, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक शील्डिंग देखना है. तो क्या करना है बच्चों? तो ऐसा समझो कि मेरे पास ये पूरा मटेरियल है, वो है हार्डली, दैट मींस यू कैन से दैट ऐसा मटेरियल जिसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहां पर रखी हुई है. तो ऑलमोस्ट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट पासिंग थ्रू इट. इसके अंदर से ही पास हो जाएगी, तो क्राउडेड हो जाएगा ये वाला एरिया. राइट. अभी मैंने क्या किया? तो अभी मैंने यहां पे कैविटी डाल दिया. कैविटी, अंदर का पोर्शन खाली कर दिया. तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी बच्चों? तो ये वाली तो बाहर से निकल जाएगी ऊपर से, ये वाली भी ऊपर से निकल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. राइट. और ये वाली नीचे से पास हो जाएगी. आप बोलो सर इसमें से क्यों नहीं? बच्चों ये हवा हो गई है ना, और हवा का जो स्पेस का जो म्यू का वैल्यू था उससे ये म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा. एक रियल एग्जांपल बताता हूं. आप जो रूम में बैठे हो, वो रूम की दीवार अभी सीमेंट, कंक्रीट एंड ब्रिक से बनी. अगर ऐसा समझो कि वही दीवार, वही थिकनेस अगर आयन की होती तो क्या होता? बताओ. तो अगर वही दीवारें आयन की होती तो आप जहां पर बैठे हो ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता. वो सब फील्ड लाइंस एंटर होंगी ऐसे, तो वो दीवार में से बाहर निकल जाएगी ऐसे. फील्ड अंदर नहीं आएगा. आई बात समझ में? तो ये कैविटी बन गया, और ये जगह कैविटी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया उसमें से. आई बात समझ में? So you have to use such type of arrangement in which the material with the mu, उसका mu का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और उसके अंदर कैविटी कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से निकल जाएगा. By this way you are getting a space in which there is no magnetic lines or magnetic field lines. Right? तो ऐसे आप मैग्नेटिक शील्डिंग लगा सकते हो. फिर से मैग्नेटिक शील्डिंग इसके अंदर हो सकता है. 5.18 आगे हो गया. So next one is 5.19. उसका थोड़ा बहुत डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है ना, ताकि टाइम ना लगे आपका. A telephone cable at place has 4 long straight horizontal wires carrying a current of 1 ampere in the same direction east to west. ऐसे टोटल मेरे पास 4 केबल है. एक केबल के अंदर 1 एम्पियर जा रहा है.
So 4 cable, so 4 into 1 it is equal to 4 ampere, and this is from east to west direction by this way. So this is the direction of the current. Now the earth magnetic field at the place is 0.39 G. वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो वो है 0.39 G, and the angle of dip is 35 degree. So you can say that this phi is equal to 35. कई बार ये phi को I भी बोला जाता है. The magnetic declination is approximately nearly zero. Declination की जरूरत नहीं पड़ेगी. What are the resultant magnetic fields at 0.4 centimeter below? ये केबल से 4 सेंटीमीटर नीचे. And the above. What are the resultant magnetic field at 4 centimeter below the cable? हमको नीचे ही फाइंड करना है, ऊपर के लिए नहीं बोला है, लेकिन हम लोग दोनों फाइंड करेंगे. So what about the distance? This r. So ये डिस्टेंस r होगा हमारे पास, और ये r का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और हो जाएगा 0.04 मीटर. राइट? तो अभी हमारे पास गोल क्या है? तो अभी हमारे पास गोल ये नीचे वाले 4 सेंटीमीटर मतलब क्यू पॉइंट के ऊपर, और ये ऊपर वाला. तो मैं समझाऊं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सो देखो ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सो केवल ये है, तो मैंने यहां पर बताया तो ये फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर, और नीचे बताया तो ये फील्ड आ रहा है इधर. अभी अर्थ का फील्ड कैसा है? सो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये वाला. तो अगर ये वाला हो गया तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगा. इजंट इट? सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड इट. तो यहां पर फाइंड करोगे तो दोनों में सब्सट्रैक्शन आएगा, यहां पर फाइंड आउट करोगे तो दोनों में एडिशन. नाउ वी नीड द टू कंपोनेंट. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, दूसरा वर्टिकल चाहिए. मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके यहां पे रखी हुई है, सो आई राइट सम वैल्यूज. सो हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से दैट BH. You know the formula, BH is equal to B then cos phi. ये B का वैल्यू मेरे पास है 0.39, and then cos phi, that means cos 35, with the help of log table जो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी दिया था. तो वो लॉग टेबल आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो cos 35 का वैल्यू. इधर मेरे पास है 0.8192, and your answer is 0.3195 G. तो ये आपको मिल गया BH. वैसे ही मुझे वर्टिकल कंपोनेंट भी चाहिए बच्चों. सो BB is equal to B sin phi, and this is 0.39 and sin 35. sin 35 क्या होगा? ओके, मैंने इधर 35 लिख दिया. 39 है. सो दिस इज 39 and sin 35 का वैल्यू 0.5736, and this is equal to 0.2237. 0 point ये लाइन निकाल दो, 0.2237 Ng. तो ये बात हमको जरूरी थी, इसीलिए हम लोगों ने यूज कर लिया. तो अभी ये BH हमारा जो जरूरी पार्ट था वो हमको मिल गया. राइट? BV वर्टिकल कंपोनेंट है, y डायरेक्शन का, वो जरूरत नहीं है अभी, फिर भी कैलकुलेट कर लिया. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ केबल. कितने केबल है? 4 केबल. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 cable, it is equal to, you can say B is equal to mu naught I upon 2 pi r. लेकिन ऐसे कितने केबल है मेरे पास? 4. तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. अभी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 into mu naught 4 pi 10 to the power minus 7, and then I, करंट एक में से एक जा रहा है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 4 हो गया. Now 2 pi r, so it is 2 pi into our radius है 0.0. If you simplify it, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको आंसर मिलेगा 0.2 into 10 to the power minus 4. आंसर रहेगा टेस्ला में. उसको गॉस में कन्वर्ट करना है, so 0.2 G.
ये जरूरत आगे है। Point 2g is the resultant magnetic field at every point which is perpendicular to it. ये ऐसे वाले सभी perpendicular points जो है सबके लिए ये वाला magnetic field मिलने वाला है ना। At point Q, what about the answer? बस अभी सिंपल जो हमारा पास्ट का नॉलेज है वही यूज करने वाले। So at point Q, magnetic field is, you can say, it is RH, resultant horizontal. So this is nothing but you can say this is called B dash, इसका नाम दे दिया B dash। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो BH plus B dash, राइट? ये B dash है और ये BH है, दोनों एक डायरेक्शन में आ गए इसलिए मैंने एडिशन कर लिया। अब ये एडिशन किसका किसका करना है? सो BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये देख लो ये रहा। सो दिस इज 0.3195 प्लस this one 0.2. So आपका आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? So this RH is nothing but your answer is 0.5195, 0.5195 G। मैंने बताया बच्चों कि ये सब कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, इसीलिए मैं वैल्यू रखता हूँ। आपके पास कैलकुलेटर है, आप ऐड करो, लिख दो। मैं कैलकुलेटर लेके बैठूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एडिशन कर दिया है। आप लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम आपको देनी है ना। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, राइट ना। अभी एंगल चाहिए हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। सो हियर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट Q, यू कैन से दैट दिस BQ इज नथिंग बट, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, दिस इज RH प्लस। अभी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड के लिए मैं BQ लिखूंगा और रूट में चले जाएंगे। सो दिस इज RH स्क्वायर देन BB स्क्वायर, ये हो गया। अभी सब वैल्यू है मेरे पास बच्चों, तो मैं लिखकर सॉल्व कर दूं ना। सो दिस BQ इज इक्वल टू अंडर रूट, व्हाट इज दिस RH? सी RH क्या है हमारे पास, ये वाला। सो 0.5195 स्क्वायर कर दो उसका, देन प्लस BB वर्टिकल कंपोनेंट चेक कर लो, वो ये रहा 0.2237। सो इट इज 0.2237 स्क्वायर कर दो बच्चों इसका, एंड देन आगे इसका स्क्वायर ऐड करके रूट कर लो ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिस BQ इज इक्वल टू व्हाट? सो दिस BQ इज इक्वल टू 0.5656। This is the answer of the magnetic field resultant one at the point Q, right? अभी एंगल चाहिए, so tan alpha it is equal to what? So it is BB upon RH, BB upon RH। तो अभी B आपके पास क्या है? BB वर्टिकल कंपोनेंट देख लो, 0.2237 and divide by RH क्या है? RH ये वाला फाइंड किया 0.5195, 0.5195। What is the answer? So this answer is 0.43. This is 09, and this is, therefore alpha is equal to, therefore this alpha is equal to, you can say that 23 degree and 18 minutes. Alpha, this is your answer, all about it। अगर ऐसा सॉल्यूशन मुझे Q के लिए मिल रहा है तो P के लिए क्या करना है वो आपको अच्छे से भली भांति जानते हो। जहां एडिशन हुआ वहां पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सो नया वाला मिल जाएगा हमको। जस्ट वी राइट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज कितना मिलेगा? So you can say that RH is equal to same way. This is BH minus B dash। जो वहां पर एडिशन किया था वहां पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये सब्सट्रैक्शन क्या होगा? So this is 3195.3195 minus this resultant magnetic field 0.2. So this is minus 0.2। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों आंसर मिलेगा दिस RH is equal to 0.11
95 जैसे ये आंसर मिला था वैसे ये आंसर, isn't it? Now second, ये वाला आंसर था वो ये हो गया। अभी मुझे ये चाहिए, so therefore same way कोई मेथड में चेंज नहीं होगा। BP is equal to same way this is RH plus BB। तो अभी मुझे इसके ऊपर से वैल्यू चाहिए BB का, ये बात। So this is equal to root of this RH square and then BB square। Again इसके साथ में ऐसे जाएंगे, तो ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू था, तो यहां पर ये है। सो इट इज 0.1195 स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा और वो हो जाएगा 0.2237 एंड स्क्वायर ऑफ इट। आई बात समझ में? तो अभी इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आएगा this BP is equal to 0.2536 and G. This is our answer. है ना? अभी फिर से हम लोग tan alpha find out करते हैं। So therefore tan alpha 2 is equal to BB upon RH. BB is 0.2237. Sorry. It is BV upon RH. So BB is 0.2237. Divide by RH. RH is this one. So it is 0.1195. बच्चों एक से ज्यादा आंसर मिलेगा, है ना? So this is 1.872. According to the tan function, if you find out this alpha 2, and this alpha 2 is what बच्चों? So alpha 2 is, you can say that 61 degree and 54 minutes. 61 degree, 54 minutes. My dear प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आपको लॉग टेबल का यूज करना भी आना चाहिए। बोर्ड वाले तो दे देते आपको कि ये लॉग टेबल यूज करो, लेकिन आना चाहिए ना। तो मैंने ही सिखाया है आपको 11th स्टैंडर्ड में, राइट? वो जाके देख लेना, मेथड समझ में आ जानी चाहिए, बाकी तो सब इजी। हमने दोनों जगह पे फाइंड किया, यहां पर भी यहां पर। आपको भी दोनों जगह पर फाइंड करना होगा एट क्यू इस वजह से। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, पूरा का पूरा काम फिर से करिए। फिजिक्स को लर्न करने की मेथड है बच्चों, आप फॉलो करोगे तकलीफ कभी भी नहीं होगी। आज एक लेक्चर मिला आपको फिजिक्स का, आज वो लेक्चर पूरा ध्यान से देख लो। मैंने जो रेफरेंस बुक की जो पीडीएफ भिजवाई है ना, वो आप रीड करो अच्छे से, आराम से, उसमें से लिखने का ट्राई करो। लिख दिया एक बार देख के कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से लेक्चर देखो, फिर से जैसे मैंने सॉल्व किया ना वैसे सॉल्व करने का ट्राई करो। मैंने इसमें क्या कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन देख कर लिखा, आप अपने आप फिर से करो। बाकी सब ऐसे जाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसे, लेकिन आप देख कर लिखते हो और कई लोग तो वो लिखते भी नहीं है, पूरा लेक्चर भी नहीं देखते, यहां तक तो पहुंचते ही नहीं है। तो यहां तक नहीं पहुंचोगे तो आप 12th की एग्जाम में भी नहीं पहुंचोगे। मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझना। और यू नो 12th का रिजल्ट है ना बच्चों, 60 to 70% आता है। वो 60 to 70 में रहना है या फिर बाकी के 30 to 40 में रहना है, डिसाइड कर लो आज कि क्या करने वाले हो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट माई डियर फ्रेंड्स। अभी फ्री हो तो काम कर लो। ये मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, बाकी कुछ नहीं करोगे तो भी पास तो वैसे ही हो जाओगे, लेकिन सिर्फ पास होके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छी कॉलेज की, और मुझे विश्वास है आप काम करोगे और अच्छा रिजल्ट